हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑर्डर्ड पेयर्स। वैसे इसका नाम क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शंस है। रिलेशन पढ़ने से पहले हमें ऑर्डर पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनकी नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता था? इट इज अ पेयर ऑफ नंबर्स रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ये एक पेयर ऑफ नंबर होता था जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाता, और इन नंबर्स को हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते थे और बीच में इनके क्या लगाते थे? कोमा लगाते थे। उसके बाद हमने दो जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो इक्वल कब होते हैं? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो। उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ी थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी विच इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट A belongs to set A and B belongs to set B, कि इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो सेट A और सेट B के बीच में बनते हैं, सच दैट कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। और जो हमारे पास अगर A और B इक्वल नहीं है सेट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A कैन नेवर बी इक्वल। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट की अगर एम्प्टी है तो इट मीन्स किसी न किसी एक सेट को क्या होना पड़ेगा? हमारे एम्प्टी होना पड़ेगा, आइदर ए एम्प्टी और बी एम्प्टी। उसके बाद हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे वो किस पे डिपेंड करता है? ए एंड बी में कितने एलिमेंट होंगे। जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी आपस में क्या कर देंगे? प्रोडक्ट। उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, की अगर हमारे पास आर कोई भी रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो वो रिलेशन क्या होगा? सबसेट होगा किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। रिलेशन क्या करता है? सेट के ए सेट के एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे इन्होंने डेफिनेशन दिया, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो आर क्या होता है? हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। जहाँ पे जो ए सेट है वो क्या कहलाता है हमारे पास? डोमेन ऑफ आर, और जो बी है वो क्या कहलाती है? को डोमेन ऑफ आर। जो अगर हमारे पास पूरा का पूरा सेट ए डोमेन नहीं होगा तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है वो आर की डोमेन होती है, और जो सेकंड एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है वो आर की रेंज होती है। और जो कंप्लीट सेकंड सेट होता है जहां तक हमारा रिलेशन डिफाइन होता है वो क्या होता है? उसकी को डोमेन। और नंबर ऑफ रिलेशन कितनी हो सकती है किसी सेट ए से किसी सेट बी तक? हम कैसे बताएंगे? 2 raised to पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो वो नंबर ऑफ रिलेशंस होती हैं। तो हमने उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हमने आइडेंटिटी रिलेशन किया था, कि एक रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर जो है हमारे पास सेट बन जाए ए, मतलब इसमें वो एलिमेंट हो जो सेट के हर एक एलिमेंट को खुद से ही कनेक्ट करे। मतलब हर एक एलिमेंट का खुद के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है वो होने चाहिए इस सेट के, और इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, और वो सारे ही एलिमेंट होने चाहिए। जैसे ए हमारे पास 1 2 4 है, तो आर के अंदर क्या होगा? 1 का 1 के साथ पेयर भी, 2 का 2 के साथ पेयर भी, 4 का 4 के साथ भी। अगर ये 4 का 4 के साथ पेयर आर के अंदर नहीं है तब भी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। उसके बाद हमने यूनिवर्सल रिलेशन किया था। यूनिवर्सल रिलेशन क्या था? पूरा का पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए एंड ए की, वही हमारी क्या होती है? यूनिवर्सल रिलेशन की। इसके अंदर सारे ही ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, इसमें कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बचेगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करे। उसके बाद वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, खाली मतलब कि कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ना हो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, तब हमारी रिलेशन क्या हो जाएगी? एम्प्टी। इनवर्स रिलेशन में हमने क्या किया था? अगर आर में 1 2 3 4 5 6 है तो आर इनवर्स में क्या होगा? 2 1 4 3 6 5। मतलब अगर ए बी आर में है, ए बी का ऑर्डर्ड पेयर आर में है, तो बी ए का किस में होगा? आर इनवर्स में। इसके बाद हमने मेन रिफ्लेक्सिव रिलेशन किया था। यहां से हमारा मेन स्टार्ट होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? ए रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इज आर इज इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। देखिए, अगर हर एक एलिमेंट सेट का अगर खुद से रिलेट है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। वो एलिमेंट किसी और से रिलेट हो ना हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हर एक एलिमेंट खुद से तो रिलेट होना ही होना चाहिए।
आइडेंटिटी में क्या था कि एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेट होना चाहिए हर एक, लेकिन रिफ्लेक्सिव में हर एक एलिमेंट खुद से तो रिलेट होना ही होना चाहिए, बाकी किसी से हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे A 1 2 4 लिया हमने, तो R के अंदर 1 1 है, 2 2 है, 1 4 है, 2 4 है, 4 4 है। देखिए 1 1 से रिलेट है, 2 2 से है, 4 4 से है, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है, सारे एलिमेंट खुद से रिलेट है। तो ये R जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो एक और एग्जांपल दिया इन्होंने, S 1 1 है, 2 2 है, 4 2 है, 4 1 है, बट इसमें हमारे पास 4 4 का ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। इट मीन्स एक ऐसा एलिमेंट है A का जो खुद से रिलेट नहीं कर रहा, तो S इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हमने सिमेट्रिक रिलेशन किया था, ए रिलेशन R ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट A इज सिमेट्रिक इफ A रिलेटेड टू B इम्प्लाइज B रिलेटेड टू A। इट मीन्स अगर AB का ऑर्डर्ड पेयर R में जा रहा है तो हम चेक करेंगे क्या BA का ऑर्डर्ड पेयर भी R में जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, सेट A है 2 3 4, R रिलेशन है 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2, तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि अगर 2 2 है तो इसका उल्टा भी क्या बनेगा, 2 2 ही बनेगा, वो तो इसी में है। 2 3 है तो 3 2 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये भी कैसी है, सिमेट्रिक है। उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन, एक रिलेशन को ट्रांजिटिव कब कहेंगे, जब इफ A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C implies A रिलेटेड टू C। इट मीन्स इफ AB का ऑर्डर्ड पेयर R में जा रहा है एंड BC का ऑर्डर्ड पेयर R में जा रहा है, तो A और C का भी ऑर्डर्ड पेयर R में जाना ही जाना चाहिए, और ये सारे A B C किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट A से। उसके बाद हमारे पास कौन सी है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि अगर A B से रिलेट है, B A से रिलेट है, तो A और B इक्वल होने चाहिए। तो ये था हमारे पास। देखिए उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 में हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, क्या let L be the set of all lines in a plane and R be a relation in L defined as R contains all those ordered pair of lines L1 and L2 such that L1 is parallel to L2, show that R is reflexive, symmetric and transitive। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो गिवन क्या है हमारे पास, L the set of all lines in a plane। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी शो करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि जिस भी सेट के ऊपर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना ही होना चाहिए। तो हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी लाइन ले ली जो गिवन प्लेन के अंदर है, L1 बिलोंग्स टू L, ये सेट L है, इसके अंदर जितनी भी लाइन है उनमें से कोई एक L1 लाइन ले ली, और हमें पता है L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन अपने आप के क्या होती है, पैरेलल, तो L1 इज पैरेलल टू L1। अगर कोई लाइन खुद के पैरेलल है या फिर L1 L1 के पैरेलल है, तो वो ऐसा जब भी ऐसे दो लाइन होंगी तो इनका ऑर्डर्ड पेयर किस में जाएगा, R में। इट मीन्स L1 और L1 का ऑर्डर्ड पेयर किस में जाएगा, R में, फॉर और L1 बिलोंग्स टू L, और वी कैन से दैट R इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सिमेट्रिक में क्या कहता है, अगर दो लाइंस का ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे L1 और L2 का ऑर्डर्ड पेयर अगर R में जा रहा है, तो हमें चेक करना है L2 और L1 का ऑर्डर्ड पेयर भी R में जाएगा या नहीं जाएगा। तो लेट कर ली हमने दो लाइन उठा ली L से, L1 और L2, सच दैट L1 और L2 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में जा रहा है। इट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2, और अगर L1 L2 के पैरेलल है तो वी कैन से दैट L2 इज पैरेलल टू L1। और अगर ऐसा है तो जो इनका ऑर्डर्ड पेयर है L2 और L1 का वो किस में जाएगा, R में, बिकॉज इफ L इज पैरेलल टू M, टू लाइंस है, अगर वो L M के पैरेलल को हो या M L के पैरेलल को हो, सेम थिंग होती है, टू लाइंस हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, अगर पहली दूसरी के को हो या दूसरी पहली के। तो L2 L1 के क्या हो गई, पैरेलल, तो इनका ऑर्डर्ड पेयर किस में चला गया, R में, और जहाँ पे L1 L2 कहाँ से थे, L से। अब ट्रांजिटिविटी, वो क्या कहते हैं, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है, किस तरह से जो बीच वाला एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, इनके अंदर लिंक बीच में बना रहा है। जैसे L1 L2 का ऑर्डर्ड पेयर और L2 L3 का ऑर्डर्ड पेयर अगर R में जा रहा है और जो L2 है बीच में लिंक का काम कर रहा है, तो L1 और L3 का ऑर्डर्ड पेयर भी R में जाए, हमें ये प्रूव करना है। उसके लिए हमने तीन लाइंस ले ली L से, L1 L2 L3, और किस तरह से ली कि L1 L2 L2 L3 का ऑर्डर्ड पेयर R में जा रहा है। अगर L1 और L2 का ऑर्डर्ड पेयर R में जा रहा है तो R की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2, L2 L3 का जा रहा है तो L2 इज पैरेलल टू L3। अब लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यूक्लिड ने कही थी ये बात।
तो L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के, इट मीन्स L1 और L3 जो लाइन है वो दोनों ही लाइन L2 के पैरेलल है, तो L1 और L3 को भी क्या होना पड़ेगा, पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती है तो इनका ऑर्डर्ड पेयर किस में जाएगा, R में, और अगर ये R में जाता है, यही हमें प्रूव करना, तो R क्या हो जाती है, ट्रांजिटिव। तो R रिफ्लेक्सिव भी हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई और ट्रांजिटिव भी हो गई, यही हमें प्रूव करना था। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने यही सब प्रूव किया था। इस तरह से और भी क्वेश्चन आप रिवीजन करते रहना, कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन कॉल। थैंक यू।